हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। अच्छा, मैं पिछले दिनों से एक वो सीरीज़ कर रहा था वीडियोस की, इसराइल और ईरान के हवाले से। बल्कि ज़्यादातर तो ये इसराइल के हवाले से होती है कि पुराने एक अरसे से गुज़श्ता 35-40 बरस से तो मैं देख ही रहा हूँ जिस तरह से वो जारहियत कर रहा है। लेकिन बताया यही जाता है बुज़ुर्गों में कि ये जारहियत तो जब से शुरू हो गई थी, जब से वो पैदा हुआ, यानी 1948 से ही ये सब कुछ शुरू हो गया था। मगर अभी पिछले दिनों जैसा कि मैंने कहा था कि वो कोई जवाबी इस तरह की कार्रवाई जो इसराइल नहीं कर सकेगा, जिसमें डायरेक्ट ईरान के ऊपर बाकायदा इस तरह से स्ट्राइक कर ली जाए या एयर स्ट्राइक की जाए, तो इस तरह से तो नहीं करेगा। वो छोटी मोटी हदूद की जो है वो उसके अंदर इंट्रूजन घुस जाना लबनान में, या कुछ टारगेट किलिंग करना जिसे उनके कुछ बड़े लीडर्स हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा। मगर मैंने मीडिया देखा, और इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं उसका बात नहीं कर रहा, जो सरकारी मीडिया है उसमें बाकी जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर इवन मैं हारून रशीद साहब को भी सुन रहा था। वो बहुत ही जहांदीदा आदमी है मेरे लिए, उनके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा एहतराम है। वो उनका भी यही कहना था कि ये शायद स्ट्राइक वो जल्दी करने जा रहे हैं। उन्होंने भी इसी तरह के किसी मीडिया से सुना होगा, लेकिन वो एक जहांदीदा आदमी है, वो बाहर की खबरों पे भी नज़र रखते हैं और अपना एक विजन है। शायद मैं उन्हें पूरी तरह से सुनना सुनाऊँगा। अच्छा, तो हकीकत टीवी या इस तरह के जो हैं वो कहते हैं कि बस 1 घंटा रह गया है, 2 घंटे रह गए हैं, एयर स्ट्राइक होने वाली है। मेरे ख्याल में ये उनकी ये इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा ये मबनी है उनके जज्बात से, और ज़्यादातर जो है वो या फिर इसराइली मीडिया के ऊपर वो यकीन रख रहे हैं, या फिर अपने व्यूज़ लेने के लिए वो ऐसा कर रहे होंगे। अब भी मुझे नहीं लगता, उसकी वजूहत है। मैं थोड़ा सा आपको वो जायज़ा देना चाहता हूँ अमेरिकन्स का, और फिर आप ख़ुद भी अंदाज़ा कर सकेंगे। आप सिर्फ मेरी राय से मुतफ़िक होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकेंगे कि मैं क्यों ऐसा कहता हूँ कि अब ये शायद इतना आसान नहीं है। अच्छा, उसकी सबसे पहले तो आप ये जान लें कि वो जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं इस हमले की, और जितनी उसके अंदर देर हो रही है, कहा यह जाता है कि वहाँ पर कोई शायद छुट्टियाँ चल रही हैं इसराइल में, तो इस वजह से वो अब छुट्टियों की वजह से हमला करने में इंतज़ार नहीं कर रहा, बल्कि हमले के बाद जो जवाबी कार्रवाई फौरी तौर पर होगी, शायद उसके डर से वो नहीं कर रहा होगा कि शायद ये जवाबी कार्रवाई उस दौरान ही हो जाएगी जिस वक्त ये छुट्टियाँ होंगी। वो मुझे नहीं मालूम ये किस तरह की छुट्टियाँ और कब तक हैं, ये भी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो मीडिया पे मैं सुन रहा था वो इस तरह की बातें चल रही थी। अच्छा, अब इन इकदामात से पहले हमें ये देखना होगा कि अमेरिका की जो खुद पॉलिसी है वो किस तरह की है और वो क्यों ऐसे है। मुझे ये सुनकर हैरत हुई और देखकर ये जायज़ा लेकर के बहुत ज़्यादा हैरत हुई, और आपको भी शायद होगी, कि उनके पास सिरे से कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। अब एक जो रिटायर्ड कर्नल डगलस के नाम से हैं, वो वीडियो पे अपना एक प्रोग्राम करते हैं किसी चैनल के थ्रू, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। उनसे जब सवाल किया गया कि अमेरिका की आखिर स्ट्रेटजी क्या है, तो उसका जवाब निहायत दिलचस्प था और आंखें खोल देने वाला था। उसने कहा, कैसी स्ट्रेटजी? जब आपके पास बेपनाह ताकत हो, जब आपके पास बेपनाह कुव्वत हो, और आपके पास वसाइल भी अनखोट हों, यानी वसाइल भी नामुख्ततिम हों, लामहदूद हों, तो फिर आपको स्ट्रेटजी की क्या ज़रूरत है? आप पावरफुल हैं, वसाइल आपके पास बेतहाशा हैं, जहाँ मर्जी चाहे दौड़ो, दहशत फैलाते फिरो, कोई आपसे नहीं पूछ सकता, तो फिर वहाँ पर स्ट्रेटजी नहीं बनानी। स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि वहाँ बनाई जाती है कि कम से कम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से आउटकम निकाला जाता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाली जाती है। जब आपके पास फिर वसाइल भी बेपनाह है और कुव्वत भी बेतहाशा है, तो तब आपको फिर किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने तंजिया कहा था, उसने कहा कि ये गुज़श्ता 30 साल से कि हम यही कर नहीं रहे। और मुझे ये देख कर के वाकई हैरत हुई कि ये तो सिर्फ शुगर लगा रखा है, कोई बाकायदा पॉलिसी स्ट्रेटजी है ही नहीं। क्योंकि वहाँ पर जो अमेरिका की सूरत हाल है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है जो
इस तरह की कोई पॉलिसी बनाती है। और ख़ारजा पॉलिसी उनकी क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ ताकत दिखाओ और विश लिस्ट उनके सामने रख दो और अपनी प्रेजेंस रखो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मिसाल के तौर पर उसका अफ़गानिस्तान पर हमला करना। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी वाज़ेह कर दूँ, ये हमले वहाँ पर करते हैं जहाँ पर उन्हें मालूम हो कि वहाँ पर रिटेलिएट नहीं किया जाएगा या इतना सख्त रिटेलिएशन नहीं आएगी बरह रास्त, उस पर ये जो है हमला करते हैं। मिसाल के तौर पर इराक के ऊपर उनका अगर हमला देखें तो सबसे पहले उन्होंने जो न्यूक्लियर इंस्पेक्टर होते हैं, IAEA इस तरह की कोई चीज़ देखी, IAEA या AEE इस तरह की होती है, जो एटॉमिक ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ एक बनी हुई है तंजीम, जिनके इंस्पेक्टर होते हैं मुख्तलिफ कंट्री से, और वो जाकर इंस्पेक्शन करते हैं कि इस कंट्री के पास क्या न्यूक्लियर पावर बनने की पोटेंशियल है। यानी न्यूक्लियर पावर मीन्स कि ऐसी पावर जो बाद में न्यूक्लियर बम बनाने में काम आ सके, क्या इतना पोटेंशियल रखता है। तो फिर इस तरह से इराक में भी उन्होंने सर्वे किया था और उन इंस्पेक्टर्स के साथ साथ इन्होंने अपनी मिलिट्री के जासूस भी साथ घुसा दिए। और जब वो पूरा ये सर्वे कर चुके कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और जो इवन रिटेलिएट भी कर सकें या न्यूक्लियर बम तो बड़ी दूर की बात है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट ही बना सकें, इतना कुछ भी इनके पास नहीं है, तब वो जो है इस कदर वो हुए कि पुरएतमाद हुए कि अपना वो जाके वहाँ के ऊपर हमला आवर हो सकें। और यहाँ पर भी एक दफ़ा नहीं करते। मुझे तो ना किस चीज़ जिस कंट्री में भी जाना हो, वहाँ पर जो अपोजिशन है कि वो उनके साथ मिली हुई है, क्या उनकी मेजॉरिटी है, क्या वो उनके साथ मिल के काम करेगी। यानी प्रॉक्सी के तौर पर वहाँ पर भी अपने फौजियों को एक्सपोज नहीं करते, बल्कि उन्हीं की तंजीम को, एक विंग को दूसरे विंग से लड़ाते हैं। यानी राइट को लेफ़्ट के साथ अगर सूट कर रहा है, या फिर लेफ़्ट अगर हुकूमत में है तो राइटिस्ट को, जो कंजर्वेटिव्स हैं, इनको उनके साथ लड़ा देंगे। यानी कोई असूल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉक्सी के थ्रू ये जंगें करा सकते हैं और यही इनके पास एक्सपीरियंस है। अब तक जहाँ 1948 का तो हमें नहीं पता, हम उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, कि जब से हम शऊर में आए हैं, यानी 30-35 साल पीछे तक तो हम ईज़िली उसको झांक सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा 40-45 साल का है, हम पीछे इसको मुड़ के देख सकते हैं। तो तब किसी बड़े कंट्री में, किसी ऐसे कंट्री पे जहाँ उसके पास पोटेंशियल हो, बराह रास्त इन्होंने हमला नहीं किया। मिसाल के तौर पर ईरान के ऊपर भी ये एक दफ़ा चढ़ दौड़े थे और बहुत करीब तक आ गए थे और अपने बैरी बेड़े भी ले आए। ऐसा लगता था कि अभी रात को 8 बजे या 8:30 बजे ये हमला हो जाएगा, अभी नहीं हुआ तो रात को 10 बजे हो जाएगा। और फिर इस तरह से ये टेंशन क्रिएट करके वहाँ पर ज़रूर खड़े रहे, लेकिन उसके बाद ये हफ्ता 10 दिन ठहरने के बाद ये वापस चले गए थे। अब जिस बात पर मैं आपको लाना चाहता हूँ वो ये है कि इसराइल खुद एक प्रॉक्सी है अमेरिका की, जो कि मिडिल ईस्ट में इसने वहाँ पर इसको रखा हुआ है और इन्हीं के हथियारों से लड़ते हैं। स्ट्रेटजी अलबत्ता वो शायद कुछ बनाते होंगे, ज़ाहिर है तो वो भी कम नहीं, लेकिन हथियार भी उन्हीं के होते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है, देखें दो चीज़ें होती हैं, एक तो हथियार आपके पास था, तो दूसरा आपके पास इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन रियल टाइम इन्फॉर्मेशन और टारगेटेड डाटा कलेक्शन एंड टारगेटेड ये है। तो वो एक ऐसा कंट्री है जिसके पास ये सलाहियत है, तो थ्रू सैटेलाइट वो उसका रियल टाइम डाटा और सही पिन पॉइंट टारगेट करके दे देते हैं। अब उसके बाद उन्हीं के हथियारों को इसराइल से फायर करना, तो ये तो खैर इसराइली फौजी भी कर सकते हैं। बहरहाल ये सब कुछ वो मिलजुल कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें सब कुछ जो है पीछे अमेरिका का होता है। अमेरिका की एक तरह से ये प्रॉक्सी वार है जो लड़ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई ये कहे, यानी इनका पर्पस हमें समझ नहीं आता। अमेरिकन का पॉलिसी तो किसी पर्पस के तहत बनाई जाती है ना, उसका कोई पर्पस ही समझ नहीं आता। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान के अंदर इनका घुसाना, उसका क्या पर्पस हो सकता था। अब कुछ लोग कहते थे कि ये चाइना को कंटेन करने के लिए आया था, तो चाइना को कैसे कंटेन कर सकता है। क्या चाइना वहाँ से जो सरहद है, जो हमारे साथ मुतसिल है, अफ़गानिस्तान के साथ भी मुतसिल है, तो वहाँ से चाइना ने दौड़ लगानी थी कि आगे ये बैठे हुए हैं कि उनकी टांगें पकड़ के उनको गिरा देंगे, ऐसा कुछ था। तो किस चीज़ की, वो तो एक ट्रेड जॉइंट है, एक प्रोडक्शन जॉइंट है जो चाइना है। उसने तो अपनी प्रोडक्टिविटी के तहत वो कोई जंगें थोड़ी लड़ता है, ना ही वो जंगें लड़ता है, ना ही वो अपना कल्चर एक्सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ है।
और ना ही उसने कभी किसी को इस चीज़ पर कायल करने की कोशिश की कि इंसानी जो वायोलेशन है, इंसानी हकूक़ की वायोलेशन या इस तरह के जो भी यूएनओ के रूल्स हैं, अच्छा इनके कि ये हमारी विश लिस्ट है, इस तरह की पूरी, वो तो ऐसा कुछ करता ही नहीं है। वो तो कहता है कि आओ मिलकर ट्रेड करते हैं और इकट्ठे मिलजुल के हम मज़ीद जो है ग्रोथ करते हैं। तो यूं तो अब उसके अफ़गानिस्तान में बेशक ये आके 1000 साल भी बैठ जाएं तो वो चाइना की तरक्की को तो रोक नहीं सकते। चाइना तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है समंदरों से, एयरलिफ्ट, ट्रेनों से, हर तरह से। तो वो उसकी प्रोडक्ट को कैसे रोक सकते हैं जब वो अपने ही कंट्री में चाइना की प्रोडक्ट को आने से नहीं रोक सकते, तो वो दूसरे के कंट्री में बैठकर कैसे रोक सकते हैं? तो ये कहना कि वो चाइना को अटैक करने के लिए आया था, तो ये मुझे बात समझ नहीं आती। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है, और मतलब कि मैं कोई बड़ा तज्ज़िया निगार नहीं हूँ, लेकिन मैं अमेरिकन तज्ज़िया निगार जो अनबायस्ड हैं उनको मैं सुनता रहता हूँ। मेरा ख्याल है इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये इनके पास पावर है और उसको ये इंजॉय करें। इनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो भी इनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये है कि खारजा पॉलिसी वहाँ पे भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही बनाती है। मैं दूसरे कंट्री का नाम नहीं लेता कि मैंने भी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो एक और कंट्री कौन सा है जिसकी बनाती है, मैं इस तरह का कोई इशारा नहीं दे रहा कि अमेरिकन जो है उनकी जो खारजा पॉलिसी है उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही बनाती है। अब जब वो बनाती है तो उनके सामने भी ज़ाहिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने कौन सा ऐसा बड़ा कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक? वो उनका तो जो जहन होता है वो तो पावर ग्रैबिंग का जहन होता है ना, और इसी में ही वो ज़्यादा से ज़्यादा थाटफुल तरीके से कुछ आइडियाज़ ला सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो बदमाशी है या अपना कह लें कि जो इनकी बर्तरी है उसको इंजॉय करने के लिए ये वो बनाते हैं कि यहाँ पर इनको विश लिस्ट दे दो, इनको रगड़ दो, इनके ऊपर चढ़ दौड़ो, वहाँ पर भी अड्डे बना लो, इधर भी अड्डे बना लो। यहाँ पर बहुत सारे अड्डे इन्होंने बना लिए हैं। अब देखें तो वो वहाँ बैठ करके वो अड्डों से क्या वसूल कर रहे हैं? क्या वहाँ उनके थ्रू कोई ट्रेड चल रही है? कुछ भी ऐसा नहीं है, सिवाय इसके कि वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं जो अनप्रोटेक्टेड हो जाते हैं और फिर उनको ये प्रोटेक्शन देने के बहाने से उनसे पैसे बटोर लेते हैं। तो यूं जो इनकी मईशत है वो इसी जंगी हवालों से, अस्करी हवालों से इनकी मईशत चलती रहती है। और एस्टेब्लिशमेंट को भी मेरे इस तरह से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह से कोई भी नहीं पूछता कि वसाइल आपके पास कहाँ से, तो वसाइल का ज़रिया वो इधर उधर से बना लेते हैं। इसी तरह से इन्हें छोटी मोटी चपकलिश से, छोटी मोटी बैटलफील्ड। अच्छा, अब जो इसराइल का मामला आ गया है, अब जब ईरान ने इनके ऊपर रिटेलिएट किया और ठीक टारगेट को हिट कर लिया, तो इनको जो बड़ा मैसेज मिला वो ये था कि उनके पास या तो ज़ाती तौर पर ऐसी अहलियत है जिसपे वो डाटा गैदरिंग एंड टारगेटिंग कर सकते हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने, जैसे रशिया का नाम लिया जाता है कि उन्होंने दी हुई है। दोनों सूरतों में क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो साबित हो गया कि उनके पास इस तरह की काबिलियत है। अगर वो इस दफ़ा उन्होंने दे दिया, मिसाल के तौर पर पिछली दफ़ा आपने सुना होगा कुछ अर्सा पहले इसने सैटेलाइट खला में भेजा है रशिया ने। हो सकता है वो जो सैटेलाइट है वो ख़ास कर डिवोटेड हो इन्हीं लोगों के लिए कि इनको वो लोकेट करेगा और इनकी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, और फिर उसका जो कनेक्शन है डायरेक्ट पूरा का पूरा डिवोटेड कनेक्शन टू द ईरान होगा। ये क्यों नहीं हो सकता? और हो सकता है कुछ टेक्नीशियन वहाँ पर ऑपरेशंस के लिए, वहाँ पर इस सिस्टम के लिए वहाँ पर बैठे हो ईरान में। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास ये ज़ाती अहलियत है या उनको इसका अहल बना दिया गया है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जिस चीज़ से पड़ता है वो ये है कि वो इसकी अहलियत हासिल कर चुके हैं, और यही अहलियत थी जिसकी बिना पर ये पूरे खित्ते में दनदनाते फिर रहे थे। और दूसरी सूरत में आप अगर देखें तो वो है यूक्रेन। अच्छा, अब इन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा कि अगर आपने ये बाहर की पॉलिटिक्स, यही पॉलिटिक्स जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ, अमेरिका, इसराइल, मिडल ईस्ट, यूक्रेन की, अगर आपने समझ ली, कल कलाम को यही चीज़ें जो है हमारे मुल्क के अंदर सियासत की राहें मुतय्यन करेंगी। उसको आप समझ लेंगे तो इसको समझना बहुत ही आसान होगा। अब इसराइल अभी तक उनको कन्विंस नहीं कर सका कि वो इनको गो हेड दें, यानी अमेरिकन इनको गो हेड दें कि वो जो है ईरान पर हमला कर दे।
اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ایران پر یہ حملہ کر لینا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، جہاں جہاں پر یہ ٹارگٹ کرنا چاہیں گے یہ کر لیں گے، ان کے پاس اہلیت ہے۔ مثال کے طور پر جو بلسٹک میسلس ہیں وہ ان کے پاس بھی ہیں، میں اسرائیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، امریکن کے پاس، اور وہ امریکن سے ہی لینا ہوتا ہے انہوں نے سارا اسلحہ۔ تو ایک بڑی کھیپ پچھلے دنوں ان کے پاس آئی بھی ہے، بلسٹک میسلس بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کے پاس سپر سونک بھی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ہائپر سونک بھی ہوں، اس میں سے کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس کو جتنا بھی آپ ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں آپ کر لیں، یہ ٹھیک ہوگا۔ اچھا، اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے جو انفارمیشن گیدرنگ اینڈ ٹارگیٹنگ کا، ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس تو اہلیت سب سے پہلے انہی کے پاس آئی تھی، تو یہ جہاں پر بھی چاہیں گے یہ حملہ کر سکیں گے، اور اگر کسی شخصیت کو ٹارگٹ کرنا چاہیں گے تو اس کو بھی کر لیں گے، کیونکہ ہر جگہ پر ہر قوم میں کچھ لوگ مل جاتے ہیں جو ایک ہیومن انٹیلیجنس پرووائڈ کر دیتے ہیں، جیسے اسماعیل ہنیہ کو کیا گیا تھا، جیسے اپنا کیا نام ہے نصر اللہ جو ہے ہمارے اس کے لیبنان سے، ان کو کیا گیا تھا، اور اس طرح کے باقی حملے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ٹارگٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ مگر اس ٹارگٹ سٹرائک کے بعد آگے کیا ہوگا؟ آگے پھر جواباً جو کارروائی ہوگی وہ اسرائیل ہے ہی کتنا؟ اسرائیل تو ایک جو اس کی ہے بوچھاڑ، بلسٹک میزائل کی ایک بوچھاڑ کی مار ہے، اگر ایک بڑا سا ان کے اوپر ہے ہی کتنا، وہ تو سارے کا سارا ملیا میٹ ہو جائے گا، پورے کا پورا غزہ میں تبدیل ہو جائے گا، جیسے غزہ کو کر دیا ان لوگوں نے، وہ ہو جائے گا، یہ انہیں معلوم ہے۔ اور اس سے اسرائیل کا وجود امریکن کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر پراکسی مڈل ایسٹ میں کون لڑ سکتا ہے؟ اگرچہ ابھی بھی ان کے پاس لڑنے کی اہلیت یہ نہیں رہی، اس وقت نہیں رہی جب آگے سے ایک قابلیت، اتنی ہی ٹکر کی قابلیت سامنے آ چکی ہے، تو اس وقت ان کی اپنی بھی یہ قابلیت ساری کی ساری نیوٹرلائز ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی اس کا وجود قائم رکھنا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ کتنے عرصے تک رکھ سکیں گے یہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ کب ڈیکے کر جائے گا، کب ایویپوریٹ کر جائے گا، کیونکہ اس طرح کی جو بدماشی کے زور پر کتنا عرصہ تک کوئی اسٹیٹ یا کوئی انڈیویجول یا کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ قائم رہ سکتا ہے، یہ نہیں ہوتا، آخر کچھ ایک بریک ایون پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آگے پھر ریٹیلیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو تب ان ساری چیزوں کو دیکھیں، جو تو امریکہ بالکل اس چیز پر قائل نہیں ہو رہا، جو ان کے اب لوگ ہیں جو مبصرین ہیں، ایون فوج سے بھی آوازیں آتی ہیں، ایون اسرائیل کے اندر بھی وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پراکسی کے طور پر امریکہ نے لڑایا ہوا ہے، جبکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ خود امریکہ کی پالیسی کو متعین کرتا ہے، یہ بہت بڑا مبالغہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اتنا وہ کرنے دیتے ہیں جتنا ان کو اپنا فائدہ پہنچتا ہے، امریکن کو اس سے زیادہ وہ نہیں ہوتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بڑا انفلوئنس اندر ضرور رکھتے ہیں، لیکن پالیسی کا جیسے میں نے بتایا، پالیسی میکر ہیں کون وہاں پر؟ کوئی بھی بیوروکریٹس، کوئی بھی جو پولیٹیکل وہ ہیں ان کی انٹیٹیز ہیں، جیسے ان کے لیڈرشپ ہے، جیسے پچھلی دفعہ آپ نے ٹرمپ کو دیکھ لیا تھا، جب ٹرمپ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، تو انہوں نے اس کو چلتا کر دیا، اس دفعہ کا معلوم نہیں کہ وہ آئے نہ آئے۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں تو یہ کسی صورت میں کسی بڑے ملک پر جو اس کی قابلیت رکھتا ہے، اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قابلیت لیبنان کے پاس بھی ہے، یہ اب سیریا کے پاس بھی ہے، کیونکہ اب اگر وہی سیٹلائٹ جو ان کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے، وہ ساری انفارمیشن تو ہر جگہ پر پاس ہوگی، وہی تنظیمیں تو ہیں جو ان کو ایران اس کو بیک اپ کرتا ہے، تو وہ ساری سے ابھی پچھلے دنوں 2 دن پہلے کی بات ہے جو لیبنان نے ان کے اوپر حملہ کیا، بڑا اچھا ٹارگیٹڈ تھا حملہ، اس کو بھی وہ نہیں روک سکے، ظاہر ہے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، یعنی بلسٹک سپر سونک کی سپیڈ سے بھی اگر کوئی آتا ہے تو اس کو یہ لوگ ایران بھی نہیں روک سکے گا، کوئی شک نہیں ہے، ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن پھر جوابی کارروائی بھی ہوگی اور وہ اس سے مہلک ہوگی، اس لیے کہ ایران بہت بڑا ملک ہے، ایران تو پاکستان سے بھی بڑا ملک ہے، اور اسرائیل تو ہمارے ایک فاٹا کے برابر بھی نہیں ہے، تو وہ کتنے بموں کی تاب ہے، وہ تو سارا اس کا ملیا میٹ ہو سکتا ہے۔ تو یوں یہ ساری کلئی کھل چکی ہے، جو اہل دانش ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے اگر اس نے حملہ کیا تو وہ بھی سارا کچا چٹھا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو جناب اگر آپ کو یہ مناسب لگی ہوں میری باتیں تو ان کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔